नमस्कार। केआरएन हीट एक्सचेंजर की Q3 नतीजे आ गए हैं और कहानी कह सकते हैं थोड़ी मिली जुली है। एक तरफ तो बिक्री में जबरदस्त उछाल है, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफे पर थोड़ा दबाव दिख रहा है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण में हम इन नंबर्स की गहराई में उतरते हैं और साथ ही ये भी देखते हैं कि स्टॉक का चार्ट आगे के लिए क्या इशारे कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल से लेकर उसके चार्ट स्ट्रक्चर तक हर चीज को एक एक करके समझते हैं। हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कंपनी को जानेंगे कि ये करती क्या है। फिर Q3 के नतीजों को देखेंगे। इसके बाद भविष्य का आउटलुक क्या है उस पर बात करेंगे। फिर आएगा टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस और आखिर में इन सारी बातों का निचोड़ निकाल कर देखेंगे कि आगे क्या ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी की पहचान से। तो सबसे पहला सवाल, आखिर केआरएन हीट एक्सचेंजर करती क्या है? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में ये कंपनी फिन और ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स बनाती है। अब ये क्या होते हैं? ये वो जरूरी हिस्से हैं जो हमारे घरों के एसी से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम तक हर जगह कूलिंग और हीटिंग को कंट्रोल करते हैं। मतलब एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट बनाने का काम है इनका। कंपनी की असली पहचान इसके प्रोडक्ट्स और इसकी ग्राहकों से होती है। ये कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके कंडेंसर कॉइल्स और इवेपोरेटर यूनिट्स जैसी चीजें बनाती है। और जब आपके क्लाइंट्स लिस्ट में डाइकिन, श्नाइडर इलेक्ट्रिक और ब्लू स्टार जैसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हो, तो ये कंपनी की क्वालिटी और भरोसे पर एक तरह की मोहर लगा देता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बेचती, और ये इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। आप देखिए, कंपनी की एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई का करीब करीब 75% हिस्सा सिर्फ दो देशों से आ रहा है, यूएई और यूएसए। ये दिखाता है कि कंपनी की ग्लोबल मार्केट में अच्छी पकड़ है और उसकी इनकम भी काफी डाइवर्सिफाइड है। अच्छा, अब जब हम कंपनी को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं और देखते हैं कि Q3 के नतीजे आखिर क्या कहानी बता रहे हैं। सबसे पहले जो नंबर सामने आता है वो है रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी की टोटल इनकम में साल दर साल 31% से भी ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत ही सॉलिड नंबर है और साफ साफ बताता है कि मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड मजबूत बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बिक्री मुनाफे में भी बदली? चलिए देखते हैं। इस टेबल में कहानी थोड़ी और साफ हो जाती है। टोटल इनकम जैसा हमने देखा 31% बढ़ी, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ करीब करीब 19% ही बढ़ पाया। तो सवाल उठता है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ में इतना बड़ा गैप क्यों है? इसका जवाब हमें कंपनी के मार्जिन में मिलेगा। ये देखिए, यहीं पर मुनाफे पर दबाव की असली वजह छिपी है। कंपनी का EBITDA मार्जिन, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 15.5% से ज्यादा था, वो इस साल घटकर लगभग 13.25% पर आ गया है। मार्जिन में आई यही गिरावट प्रॉफिट की धीमी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। तो ये मार्जिन आखिर कम क्यों हुआ? इसका सीधा सा जवाब है कच्चा माल। याद है, हमने बात की थी कि कंपनी कॉपर और एल्यूमिनियम इस्तेमाल करती है। तो हुआ ये कि इन मेटल्स को खरीदने का खर्चा कंपनी की इनकम बढ़ने की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से बढ़ गया, और इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ा। हालांकि इन कॉस्ट प्रेशर्स के बावजूद कंपनी का मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है। कंपनी के चेयरमैन और एमडी मिस्टर संतोष कुमार का कहना है कि घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों ही कस्टमर्स से डिमांड अच्छी बनी हुई है और हमारी टीमें ने भी बढ़िया काम किया है। तो इससे एक बात तो साफ है कि प्रॉब्लम डिमांड की नहीं बल्कि कॉस्ट की है। चलिए अब पास्ट परफॉर्मेंस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य में कंपनी के लिए क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां हो सकती हैं। आगे का रास्ता जो है वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ एक्सपोर्ट से मजबूत डिमांड, कैपेसिटी बढ़ाने के प्लान्स और HVAC इंडस्ट्री की ग्रोथ जैसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव, कुछ ही बड़े क्लाइंट्स पर निर्भरता और स्मॉल कैप स्टॉक होने की वजह से मार्केट की वॉलेटिलिटी, ये सब रिस्क भी हैं। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर के तौर पर आगे किन चीजों पे नजर रखनी चाहिए? हमारे सामने 3 बड़े सवाल हैं। पहला, क्या कंपनी को लगातार नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं? दूसरा, क्या कंपनी अपनी मार्जिन को और गिरने से रोक पाती है? और तीसरा, कंपनी जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है उस पर काम कैसा चल रहा है? इन तीनों सवालों के जवाब ही कंपनी की आगे की दिशा तय करेंगे। चलिए अब फंडामेंटल्स को थोड़ी देर साइड में रखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस पर चलते हैं। देखते हैं कि स्टॉक का चार्ट क्या कह रहा है। ये केआरएन का वीकली चार्ट है जो हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू देता है। आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आई थी, लेकिन पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से ये स्टॉक एक दायरे में फंसा हुआ है। टेक्निकल भाषा में इसे कंसोलिडेशन कहते हैं। मतलब स्टॉक न ऊपर जा पा रहा है न नीचे। अब इस कंसोलिडेशन रेंज के जो जरूरी लेवल्स हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है।
ऊपर की तरफ लगभग 660 रुपए का लेवल एक बड़ी दीवार की तरह काम कर रहा है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और नीचे की तरफ 600 रुपए का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट है, और उसके नीचे 430 रुपए का लेवल एक बहुत ही मजबूत लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन है। तो अब एक एजुकेशनल सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए अगर ये स्टॉक अच्छे वॉल्यूम के साथ 960 रुपए की इस ऊपरी दीवार को तोड़ देता है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि 1 साल से जो ये सुस्ती चल रही थी वो खत्म हो गई है और यहाँ से एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। दूसरी तरफ एक और सिनेरियो देखते हैं। अगर स्टॉक 600 रुपए का जो अपना नज़दीकी सपोर्ट है उसे तोड़ देता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में स्टॉक अपने अगले मजबूत सपोर्ट जो कि 430 रुपए के आसपास है उसकी तरफ भी बढ़ सकता है। तो चलिए अब कंपनी के फंडामेंटल्स और स्टॉक के टेक्निकल्स दोनों को एक साथ मिलाकर पूरी तस्वीर को समराइज करते हैं। तो निचोड़ ये है, फंडामेंटली कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ तो मजबूत है, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से मार्जिन पर प्रेशर बना हुआ है, और टेक्निकली स्टॉक पिछले 1 साल से एक जरूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो आखिर में वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? पहला, अगले क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन में सुधार होता है या नहीं। दूसरा, कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन से जुड़ी कोई भी खबर। तीसरा, कॉपर और एल्यूमिनियम की इंटरनेशनल कीमतें। और चौथा, चार्ट पर 960 और 600 रुपए के लेवल के पास स्टॉक का प्राइस और वॉल्यूम कैसा रहता है। एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें।